चैप्टर का नाम क्या है? दो ध्रुवीयता का अंत है, ठीक है, एंड ऑफ बाइपोलर, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पॉलिटी का चैप्टर 1, पॉलिटी चैप्टर 1, ठीक है। तो कल मैंने आप लोगों को इतना समझा दिया था कि दो ध्रुव क्या थे और इनका अंत किस तरह से हुआ था, है ना, मैंने शॉर्ट में सब बता दिया था, ठीक है। तो दो ध्रुव शीत युद्ध के दौरान बने, जब शीत युद्ध चल रहा था, है ना, उस समय कुछ देश अमेरिका के गुट में शामिल हो गए थे और कुछ देश रूस के गुट में शामिल हो गए थे। इस तरह से पूरी की पूरी दुनिया लगभग दो गुटों में बट गई थी, है ना। तो इनको अपन बोलते हैं क्या? ध्रुव। तो देखो आज अपन एनसीईआरटी से पढ़ते हैं और अपन देखेंगे कि किस तरह से क्या हुआ है इस चैप्टर में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो इंट्रोडक्शन को देखते हैं अपन। तो जब शीत युद्ध के समय, शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई, यानी कि जब शीत युद्ध चल रहा था उस समय ये जो शहर है बर्लिन, कौन सा? ये रहा, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, है ना। तो क्या हुआ था, ये जो जर्मनी है, जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, इसमें क्या कर दिया गया था, एक दीवार खड़ी कर दी गई थी, यानी कि जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया था, दो टुकड़े कर दिए थे जर्मनी के, केक की तरह। आधा टुकड़ा था अमेरिका के पास, आधा टुकड़ा था किसके पास? रूस के पास। तो जर्मनी में दीवार खड़ी कर दी कि भैया आधी तरफ रूस है, आधी तरफ क्या है? अमेरिका है। रूस ने खड़ी करी वो, ताकि अमेरिका इधर आ ना पाए, कोई चीज़ें दे ना पाए जर्मनी में आकर के, जर्मनी के लोगों को, जर्मन लोगों को। लेकिन अमेरिका क्या करता था, वो फिर भी नहीं रोक पाता था। अमेरिका जाता जहाज़ों से और लेकर के पूरी पूरी सामग्री वहाँ पर टपका जाता, छोड़ जाता था जर्मनी में अपने लोगों के लिए, हथियार छोड़ने या कोई चीज़ें। तो वो जहाज़ों के थ्रू खाना पीने का सामान, जो भी चीज़ें, वो जहाज़ों के थ्रू क्या कर रहा था? पार्सल कर रहा था चोरी चुपके से, ठीक है। तो ये शीत युद्ध का प्रतीक था। शीत युद्ध का प्रतीक अगर आप लोगों से पूछा जाए कि शीत युद्ध का सिंबल क्या था, तो सिंबल क्या था? जब बर्लिन की दीवार, बर्लिन शहर में उन लोगों ने क्या कर दी थी? दीवार खड़ी कर दी थी। दीवार क्यों खड़ी करी होगी? ताकि यही तो पहचाने कि उनको चल रही थी ऐसे, ठीक है। तो उन लोगों ने दीवार खड़ी कर दी कि जा आधी जर्मनी को तू ले ले और आधी जर्मनी को हम रखेंगे। तो फिर क्या हुआ, 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया, यानी कि पूर्वी जर्मनी की जो जनता थी, वहाँ के आम लोग थे, उन लोगों ने क्या कर दिया, इसको दीवार को क्या कर दिया? गिरा दिया। इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया। इसकी परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति में हुई, यानी कि दूसरी दुनिया का पतन होने लगा था। दूसरी दुनिया कौन सी थी? मैंने कल आप लोगों को बताया था, वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के दो गुट थे, है ना, एक रूस का गुट था और एक अमेरिका का गुट था। तो जो अमेरिका के गुट में लोग थे उनको कहते हैं पहली दुनिया के देश, जो रूस के गुट में थे उनको अपन कहते हैं दूसरी दुनिया के देश, ठीक है। तो दूसरी दुनिया के पतन, यानी कि ये जब दीवार गिराई, बर्लिन की दीवार गिरी 1989 में गिरी, ध्यान रखना। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि रूस का विघटन, रूस से सारे देश कब अलग हो गए थे? 1991 में। तो लगभग 2 साल बाद ही पूरा का पूरा रसिया जो था क्या हो गया? टूट गया। बर्लिन की दीवार जैसे गिरी, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो हिंसक हो रहे थे, क्योंकि रूस लगा हुआ था किसमें? हथियार बनाने में। पूरा का पूरा पैसा इसने ख़त्म कर दिया। तो इसके साथ में जो देश थे वो रसिया से खपा थे, तो उन्होंने गुस्से में आकर के दीवारों को क्या कर दिया? गिरा दिया। और इस तरह से फिर जो देश थे रसिया के साथ 15 देश, वो क्या हो गए? रसिया से अलग हो गए, ठीक है। तो इस तरह से रूस का रसिया का क्या हुआ? पतन हुआ, है ना। फिर क्या हुआ? दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का एकीकरण हो गया। जैसे ही बर्लिन की दीवार गिराई गई, अब जर्मनी का फिर से क्या हो गया? एकीकरण हो गया। पहले जर्मनी पर दीवार से अलग कर दिया था जर्मनी, लेकिन अब क्या हो गया है? एक हो गया है, फिर से जुड़ गया है, ठीक है। फिर क्या हुआ? सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला, है ना। यानी कि रूस के जो 8 देश थे
है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक के बाद एक रूस से अलग होते चले गए। यानी रूस में जो साम्यवादी सरकार चल रही थी, कौन सी, साम्यवादी, सोशलिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पर चलती थी। साम्यवादी सरकार का मतलब होता है जहाँ पर जो भी संसाधन हैं उन संसाधनों पर देश की जनता का अधिकार होगा, ना कि किसी एक व्यक्ति का। जैसे अपने यहाँ पे अंबानी अडानी टाइप के लोग होते हैं, वैसे वहाँ पे अंबानी अडानी टाइप के लोग नहीं होते। वहाँ पर अगर किसी व्यक्ति पर ज़्यादा संपत्ति है तो उसकी संपत्ति को छीन के गरीबों में बांट दिया जाएगा। ऐसा होता है साम्यवादी सरकार में, ठीक है। तो रूस की जितने भी देश थे रसिया के, सारे देश रूस से धीरे धीरे क्या होने लगे, अलग होने लगे। फिर क्या हुआ, शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ का यह सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। क्या करता बेचारा, उसके पास कोई पावर बची ही नहीं थी। सारे देश अलग हो रहे हैं, वो रोके भी देशों को तो किस बेस पर रोके, वो कहते रहे भैया तूने पूरा पैसा तो फूंक दिया, उसकी बराबरी करते करते, अमेरिका की बराबरी करते करते जनता क्या खाएगी, मरेगी क्या जनता। तुम लोग तो अभी भी नहीं मान रहे हो। तो वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था, है ना। फिर क्या हुआ, ऐसा किसी सैन्य मजबूरी से नहीं बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण हुआ, है ना। यानी कि रूस चुप था तो क्यों था, कुछ किसी ने चुप नहीं कराया उसको, जनता ने चुप कराया उसको। आम जनता चढ़ गई थी पूरे के पूरे रूस पे कि भैया नहीं ऐसा नहीं चलेगा। अब सरकार के खिलाफ जब पूरी जनता खड़ी हो जाएगी तो क्या करेगी सरकार, है ना। अब जो अपनी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट चल रही है, इस गवर्नमेंट के खिलाफ अगर पूरी जनता खड़ी हो जाए तो क्या खड़ेगी गवर्नमेंट, उसको आना पड़ेगा नीचे। तो जनता से किसी की नहीं चलती है ना। फिर क्या हुआ, अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया। रूस का क्या हो गया, विघटन हो गया है, ठीक है। और इस अध्याय में हम दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, कारण, यानी कि इसका आशय देखेंगे, ठीक है। इसके कारण देखेंगे कि क्यों विघटन हुआ, और इनके परिणामों के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो विघटन हुआ उसके परिणाम क्या हुए, क्या रिजल्ट आया उसका, ठीक है। और हम क्या देखेंगे इसमें, हम यह भी चर्चा करेंगे कि सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ। यानी कि जब सोवियत शासन का पतन हो गया, सरकार गिर गई, तो फिर इस हिस्से में क्या हुआ, कैसे नई गवर्नमेंट बनी, क्या सारी चीज़ें हुई, ठीक है। और अब इन देशों में से भारत के रिश्ते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, सोवियत प्रणाली के बारे में। तो समझाना ही है, बैठ के नहीं समझा लें अपन, है ना। खड़े खड़े परेशान हो रहे हैं फालतू में, बोर्ड पर तो कुछ समझाना नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन जो इसमें देखेंगे, पहला टॉपिक है इसमें सोवियत प्रणाली क्या थी, है ना। यानी कि अब एक चीज़ आप लोग पहले क्लियर कर लो, क्या ये जो सोवियत, हाँ एक सोवियत संघ भी तो है। हाँ वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो ये जो अपन रूस कह रहा हूँ मैं बार बार, हाँ 1991 तक इसको कहते थे रसिया। बोर्ड दिख रहा है, देखा बोर्ड दिख रहा है थोड़ा बहुत उसमें, क्या बोर्ड दिख रहा है इसमें थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ये दिख रहा है। हाँ तो 1991 से पहले ये पूरा क्या हुआ करता था, रसिया हुआ करता था, है ना। ठीक है। 1991 में जब इसका विघटन हुआ तब इससे 15 देश क्या हो गए, अलग हो गए, है ना। तो अलग हो गए, तब इनमें से एक देश था रूस। कौन सा था, रूस, ठीक है। एक देश कौन सा था, रूस, ठीक है। चूँकि ये सबसे बड़ा देश था, इन सब में सबसे पावरफुल भी था, है ना। तो जो सिस्टम था, जो भी कानूनी सरकार थी वो किसने बनाई थी लास्ट में, फिर इसी ने यहाँ पे बनाई थी, है ना। रसिया में सरकार किसकी बनी थी, रूस की, ठीक है। बाकी सारे देश तो धीरे धीरे क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। इसी को ऊपर कहते हैं सोवियत संघ, है ना। सोवियत संघ यानी कि जब उसमें 15 देश शामिल थे तब उसको बोलते थे सोवियत संघ। जब उससे अलग हो गए तब से उसमें एक देश कौन मिला, फिर रूस भी था, ठीक है। तो रूस को अपन 1991 के बाद के जानते हैं, ठीक है, बाद से जानते हैं। रूस पहले नहीं हुआ करता था, पहले तो 15 देशों में शामिल था। पहले 15 देशों में जब शामिल था तो इसको बोला जाता था सोवियत संघ, ठीक है। तो सोवियत प्रणाली क्या थी अपन को ये देखते हैं, यानी कि यहाँ पर किस तरह से शासन गवर्नमेंट चलती थी अपन को उसको देखना है, ठीक है। तो समाजवादी सोवियत गणराज्य USSR, है ना। USSR के नाम से इसको जाना जाता था पहले, 1991 के से पहले, है ना।
समाजवादी, इसका फुल फॉर्म क्या है? समाजवादी सोवियत गणराज्य, ठीक है, समाजवादी सोवियत गणराज्य, यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, ठीक है, यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक, ठीक है। तो रूस में क्या हुआ था, 1917 में एक समाजवादी क्रांति हुई थी, ठीक है, जिसके कारण ये जो प्रणाली है वो अस्तित्व में आई थी, सोवियत प्रणाली, ठीक है, सोवियत गणराज्य, हाँ, समाजवादी क्रांति के, हाँ, ये जो यूएसएसआर है वो कब आया? रूस में हुई थी 1917 में क्रांति। 1917 में क्रांति के कारण जो रिजल्ट आया वो किस रूप में आया? यूएसएसआर के रूप में, यानी कि सोवियत संघ बना। क्या बना? एक सोवियत संघ, ठीक है। फिर क्या हुआ? यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। किसके विरोध में हुई थी? पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था क्या थी? हमारे पूरी दुनिया में 2-3 सिस्टम चलते हैं इकोनॉमी को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के। कुछ देश पूंजीवादी हैं, यानी कि कैपिटलिस्ट हैं, और कुछ देश सोशलिस्ट हैं, यानी कि समाजवादी हैं, और कुछ देश ऐसे भी हैं जो मिक्सचर टाइप की अर्थव्यवस्था अपनाते हैं। जैसे हमारी अर्थव्यवस्था की बात करी जाए तो हम जिस इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं, हम ना तो समाजवाद को फॉलो करते हैं, ना हम पूंजीवाद को फॉलो करते हैं। हम किसको फॉलो करते हैं? समाजवाद और पूंजीवाद को फॉलो करते हैं। इसको कहते हैं अपन मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जो अमेरिका था, अमेरिका में क्या चलता था? अमेरिका में पूंजीवादी सिस्टम चलता था। पूंजीवादी सिस्टम मतलब जो लोग थे, पूरा का पूरा कंट्रोल लोगों के हाथ में होता था, और लोगों के हाथ में, यानी कि वहाँ पे कहने का मतलब ये है कि तू जितना पैसा कमा सकता है कमा ले, ठीक है, तेरे से कोई रोक टोक नहीं की जाएगी कि तेरे पास इतना पैसा क्यों है, तूने इतना पैसा क्यों कमा लिया, है ना, पैसे को वापस करो, ये वो फलाना ढकना। तू वहाँ स्कूल चला सकता है, तू वहाँ कॉलेज चला सकता है, तू वहाँ ट्रेन चला सकता है, तू वहाँ एरोप्लेन बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, हथियार बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और आज अपन देखते भी है सबसे ज़्यादा पावरफुल कंपनी कहाँ पर है? अमेरिका में ही है। गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना, इंस्टा, सब कहाँ की कंपनी है? अमेजन कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। एप्पल, सब अमेरिका की है ना। तो हाँ, तो क्या हुआ, वहाँ पर चलती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और एक मैंने बताई समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम लोगों के पास ये वो नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा संपत्ति को इकट्ठा करके रख सकते हैं, वहाँ लिमिटेड संपत्ति रख सकते हो आप। समाजवादी में, अर्थव्यवस्था में पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है किसके पास? सरकार के पास, जनता के पास, ठीक है। सरकार चाहेगी तो तुम किसी की भी संपत्ति को छीन करके गरीबों में बांट सकती है। तुम बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं रह सकते, जो कि इस अर्थव्यवस्था को फॉलो करके चल रहा था कौन? रूस। और पूंजीवाद को फॉलो करके चल रहा था कौन? अमेरिका। अब अमेरिका चाह रहा था कि मैं पूरी दुनिया में यही व्यवस्था चला दूं। रूस चाह रहा था कि नहीं, हम पूरी दुनिया में हमारी व्यवस्था चलाएंगे, यानी कि समाजवाद को चलाएंगे। तो इस तरह की लड़ाई उनमें चल रही थी, है ना। अमेरिका चाह रहा था कि पूंजीवाद की व्यवस्था चलेगी पूरे देश में, पूंजीवादी सिस्टम चलेगा पूरी दुनिया में, और रूस चाह रहा था कि कौन सा सिस्टम चलेगा? समाजवादी सिस्टम चलेगा पूरी दुनिया में। तो फिर क्या हुआ? यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी, है ना। यानी कि जो क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति 1917 में, एक क्रांति क्यों की गई थी? एक क्रांति पूंजीवाद के खिलाफ की गई थी, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, इस क्रांति का मकसद था समानता के सिद्धांत पर सारी चीज़ें हों, यानी कि सब एक जैसे हों, कोई भी ऊंच नीच समाज में नहीं होनी चाहिए, सबके पास एक जैसी व्यवस्था, एक जैसे संसाधन होने चाहिए। तो इसलिए रूस की क्रांति हुई थी, ठीक है। फिर क्या हुआ? ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। ये जो सोवियत राजनीतिक प्रणाली थी, इसको लागू करने वाला जो वहाँ की पार्टी थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि समाजवादी पार्टी, ठीक है। वो पार्टी ये सिस्टम लेके आ रही थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी।
कोई भी राजनीतिक दल उसमें नहीं आ सकता, कोई भी विपक्षी उस पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। केवल और केवल कौन चला रहा था ये सिस्टम? कम्युनिस्ट पार्टी। तो फिर क्या हुआ? अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी, यानी कि पूरी की पूरी देश की अर्थव्यवस्था रूस की किसके नियंत्रण में थी? राज्य का मतलब है किससे? सरकार से, सरकार के नियंत्रण में थी। अपन जब भी पॉलिटी में राज्य की बात करेंगे, राज्य की बात मतलब सरकार की बात करेंगे, सरकार की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए, यानी कि जैसे दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद सोवियत संघ के जितने भी देश थे वो सब के सब किसके अंकुश में आ गए? उसके अंकुश में, सॉरी, पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे वो पूर्वी यूरोप के देश, यानी कि जो तुम्हारा रूस था, यूएसएसआर था, रसिया था, उसके उसमें आ गए, क्या नाम है, अंकुश में आ गए, यानी कि उसने उस पर कब्जा कर लिया पूर्वी यूरोप के देशों पर, ठीक है। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद की बात है, 1945 के बाद की बात। फिर ये सारे के सारे देशों पर कंट्रोल इनका 1991 में टूट जाएगा, फिर वो सारे के सारे देश क्या हो जाएंगे? अलग होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। फांसीवाद, आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, क्या नाम है? हिटलर का नाम है ना। तो उस हिटलर ने बहुत मारकूट मचा रखी थी यूरोप में, तो उसी को अपन कहते हैं फांसीवादी सेना, है ना, फांसीवादी ताकत, ठीक है। तो रूस ने पूर्वी यूरोप के देशों को फांसीवाद की सेना से क्या किया? बचाया। जब वो मारकाट मचा रहा था बहुत ज़्यादा हिटलर, तो उसके चंगुल से रूस ने इन देशों को बचाया था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? हाँ, इन सभी देशों का राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया, यानी कि इन देशों में जो भी पहले सिस्टम चल रहा था उस सिस्टम को नष्ट करके सारे के सारे देशों में कौन सा सिस्टम लागू कर दिया? समाजवादी सिस्टम लागू कर दिया कि भैया अब तुम्हारे देश में कौन सा सिस्टम चलेगा? समाजवादी सिस्टम चलेगा, यानी तुम जो सिस्टम लेके चला रहे थे वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ? इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया का देश कहा गया, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया दो पहले खेमे के देश कौन से देश थे? जो अमेरिका के गुट में शामिल थे। जो रूस के गुट में शामिल थे वो कौन से देश थे? दूसरी दुनिया के देश थे। वो पहली दुनिया और ये दूसरी दुनिया। और तीसरी दुनिया में वो देश शामिल थे जो इनके किसी भी गुट में नहीं थे, जैसे कि हमारा भारत। तो हम तीसरी दुनिया के देश हैं, ठीक है। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया तो मैंने आप लोगों को बताया था पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बट गई थी। उस समय सोवियत संघ यानी कि जो यूएसएसआर था, रसिया था, वो बहुत पावरफुल देश बन चुका था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। यानी कि अमेरिका की तो डेवलपमेंट विकसित थी अर्थव्यवस्था, लेकिन अमेरिका के बाद किसकी विकसित थी? रसिया की, रूस की। फिर क्या हुआ? विश्व के सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी, यानी कि यहाँ का जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, संचार प्रणाली थी, बातचीत करना हो, मैसेज भेजना हो, है ना, ये सारी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। किसकी? रूस की। फिर क्या हुआ? उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था जिसमें खनिज तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल है। यानी कि रूस के पास तेल के बहुत भंडार हैं, बहुत ज़्यादा तेल रसिया में निकलता है, ठीक है ना। लोहा हो गया, खनिज तेल हो गया, इस्पात हो गया, इन सारी मशीनरी के खूब वहाँ पर क्या है? भंडार हैं। और आप देखेंगे कि जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं वो देश सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अपन देखेंगे इधर सऊदी अरब में चले जाओ, सऊदी अरब के आसपास की जो कंट्री हैं, इधर इनको गल्फ़ कंट्रीज़ बोलते हैं, यहाँ पर केवल और केवल तेल निकलता है। उसी तेल की दम पर ये देश बहुत पावरफुल हो चुके हैं, धीरे धीरे बहुत पैसे वाली कंट्रियाँ हैं, है ना, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं केवल तेल बेच करके। सोचो, क्योंकि दुनिया चली तेल से रही है, कोई भी काम बिना तेल के हो रहा है क्या? ये जो लाइट कोयले से बन रही है, किससे? कोयले से। और कोयला क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। तो जिन देशों के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं वो देश बहुत पावरफुल देश हो जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। फिर क्या हुआ? सोवियत संघ के
दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था, यानी कि यहाँ का जो घरेलू उद्योग था वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था, यानी कि सोवियत देश में जितनी भी इंडस्ट्री लगी थी वो बहुत विकसित थी। और यहाँ पर पिन से लेकर के कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन वहाँ होता था। फिर क्या हुआ, हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी, यानी कि जो भी यहाँ पर चीज़ें बन रही थी वो चीज़ें इनकी टक्कर की नहीं थी। जो अमेरिका, हाँ, क्वालिटी के मामले में अमेरिका की टक्कर में नहीं थी। फिर क्या हुआ, लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। सरकार बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें मसलन स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीज़ें रियायती दरों पर मुहैया कराती थी। बेरोजगारी नहीं थी। लेकिन रूस में एक सिस्टम गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया कर दिया था, वो क्या, जो कि अमेरिका में क्या कोई भी देश नहीं करता है ना। तो यहाँ पर चीज़ें जैसे शिक्षा की व्यवस्था हो गई, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो गई, है ना, और खान पीन, रहन सहन, ये सारा का सारा स्टैंडर्ड एक फिक्स कर दिया कि सभी लोगों का स्टैंडर्ड ये रहेगा रहने खाने पीने का। तो वहाँ पे इक्वलिटी थी सब में, ना किसी में ऊंचा है ना कोई नीचा है, सब एक जैसे हैं, किसी में कोई कंपटीशन ही नहीं है। ठीक है, तो ये कर दिया ना, वहाँ कोई, कहने का मतलब गवर्नमेंट ने सारी की सारी सुविधाएं बहुत ही कम रेट पर क्या करा दी, उपलब्ध करा दी। जबकि अमेरिका में आप जाके देखोगे हर काम पैसों से होता है और बहुत हुआ। और मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था तथा भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। यानी कि मिल्कियत का मतलब है वहाँ की जो भी ज़मीन थी, जायदाद थी, उस पूरी संपत्ति पर किसका अधिकार था, गवर्नमेंट का, ना कि जनता का। जैसे तुम्हारे पास अभी ज़मीन है अपने देश में, वैसे वहाँ पर जनता के पास कोई ज़मीन नहीं हुआ करती थी। ज़मीन भी सरकार अलॉट करती थी कि भाई तुम करो अब इसको, सरकारी ज़मीन हुआ करती थी। कहने का मतलब ये है, जैसे अपने पास प्राइवेट ज़मीन होती है, वहाँ पर कोई प्राइवेट संपत्ति नहीं होती थी, सारी की सारी संपत्ति कैसी होती थी, सरकारी। जब गवर्नमेंट, वहाँ पर कहने का मतलब खेती भी सरकारी है, वहाँ पर खेती भी सरकारी नौकरी समझ लो, जो खेती कर रहा है मतलब वो सरकारी नौकरी कर रहा है। तो बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये हुई कि यहाँ की जो नौकरशाही थी सोवियत प्रणाली की, नौकरशाही का मतलब है ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं, जैसे अपने यहाँ पे यूपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है, तो यूपीएससी एग्ज़ाम लेती है तो उससे जो लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। तो कहने का मतलब जो सरकार की नौकरियां कर रहा है उनको अपन क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ये जो कि पूरी की पूरी सरकार का सिस्टम चल रहा था, उस सरकारी तंत्र पर धीरे धीरे किसका कब्जा हो गया, देख के निकलिए उन्हें, धीरे धीरे किसका कब्जा हो गया, इन नौकरशाहों का कब्जा हो गया। यानी आईएएस आईपीएस लोगों का धीरे धीरे वो क्या करने लगे, कब्जा करने लगे पूरे के पूरे सिस्टम पर, बहुत पावरफुल होने लगे। फिर देखो क्या हुआ, यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। यानी कि ये प्रणाली जो थी, आईएएस आईपीएस टाइप के जो लोग थे यहाँ के, वो चाह रहे थे कि अब सिस्टम में हम आ जाए, यानी कि हम ही सरकार बना लें, ऐसा कर रहे थे। जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग थे उनका जीवन क्या हो गया, बहुत ही मुश्किल हो गया, उनका जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी, बहुत सारे शिकंजे इन लोगों ने कस दिए। फिर क्या हुआ, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपनी अहमियत अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। यानी कि वहाँ पर क्या था, लोकतंत्र, जैसे लोकतंत्र में क्या होता है, सभी लोग बोल सकते हैं, सभी लोग कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब शिकंजा इनका कसता चला गया, किसका, नौकरशाही का, आईएएस आईपीएस टाइप के लोगों का, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, फिर वहाँ की जो जनता थी उसकी बोलती बंद कर दी कि तुम अब चुप रहोगे, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। अगर किसी ने बोलने की हिम्मत की तो जेल में ठूस दिया जाएगा सीधा। तो अब जनता कैसे बोले, तो जनता अपनी बातों को किसके थ्रू रख रही है, कहानियों के थ्रू, किस्सों के थ्रू,
यानी कि वो पेपर छाप रहे हैं, मैगजीन निकाल रहे हैं, चुटकुले सुना रहे हैं, उनके थ्रू जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली बोल नहीं सकते अब, क्योंकि गवर्नमेंट ने शिकंजा उनके ऊपर कस दिया है। ठीक है, और गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट? ये जो नौकरशाही ने सरकार बनाई है, इस वाली गवर्नमेंट ने। ठीक है, फिर क्या हुआ? सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। यानी कि अब सोवियत प्रणाली में चाह रहे थे कि बदलाव होने चाहिए कुछ, है ना, क्योंकि पूरी की पूरी प्रणाली पर किसका शासन था? सोवियत प्रणाली, उसका क्या नाम है, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। फिर क्या हुआ? यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। यानी कि जवाबदेह का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, यानी कि कोई भी चीज़ अगर जनता को सरकार से पूछ रही है तो सरकार उसको जवाब नहीं देगी। जैसे अगर हम अभी मोदी से कुछ पूछें तो मोदी को जवाब देना ही पड़ेगा, लेकिन वहाँ की सरकार कोई जवाब नहीं देती थी, सीधा का सीधा मुंह बंद करा देती थी। ठीक है, तो देख के निकलिए उन्हें, देख के हाँ, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साज संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया। यानी कि जनता ने क्या किया? अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए जो भी 15 गणराज्य थे उन सबको अपने में क्या कर लिया? मिला लिया कि भाई सब एक हो जाओ, हम सब एक सिस्टम बनाते हैं अच्छा सा, और उस तरह से हम क्या करेंगे? काम करेंगे। तो फिर क्या हुआ? लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। पार्टी से कहा था कि भैया ये 15 गणराज्य हैं, इनको एक कर लो, एक सिस्टम बना लो, लेकिन पार्टी ने क्या कर दिया? मना कर दिया। कौन सी पार्टी ने? कम्युनिस्ट पार्टी ने। फिर क्या हुआ? हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। यानी कि 15 गणराज्य थे, ठीक है, लेकिन उन गणराज्यों में से रूस सबसे ज़्यादा क्या था? पावरफुल था। हर मामले में किसकी चलती थी? रूस की चलती थी। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, अमेरिका ने हथियार बना लिए थे तो रूस को बताया नहीं था। जब रूस को पता चला कि इसने तो हथियार बना लिए तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, ये पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर लेगा, है ना। अब तो हमें भी पावरफुल बनना पड़ेगा, तो उसने भी हथियार क्या कर दिए? बनाना शुरू कर दिए अमेरिका की होड़ में। लेकिन उसको भारी नुकसान इसमें क्या हुआ? सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। यानी कि उसकी टेक्नोलॉजी के मामले में क्या रह गया? जो पश्चिम के देश थे, अमेरिका वगैरह, इनसे पीछे रह गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। मैंने क्या बताया? जब उसने पूरा पैसा ठूंस दिया हथियार बनाने में, तो नागरिकों की जो इच्छाएं आकांक्षाएं थीं कि भैया शिक्षा की व्यवस्था करो, स्वास्थ्य की व्यवस्था करो, ये करो, फलाना ढिकना, वो सारे काम ये सरकार अब नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ फिर? सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, है ना। अफगानिस्तान को क्या था? अफगानिस्तान को एपी सेंटर बना रखा था किसने? अमेरिका ने। अफगानिस्तान में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, ठीक है, और अफगानिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज थे, तो अमेरिका चाहना था इसका यूज करना, कि यहाँ की संपत्ति को हम ही यूज कर लें। तो अमेरिका ने कंट्रोल जमा लिया किस पर? उस पर, अफगानिस्तान पर। फिर जाकर रूस भी पहुँच गया वहाँ कि मैं भी कंट्रोल कर लूँ इस पर, है ना। बेटा देख के निकलिए, तो रूस भी चला गया अफगानिस्तान को आज़ाद कराने के लिए कि चल मैं देखता हूँ तेरे को। तो एक तरफ से वहाँ अमेरिका की सेना थी, डटी हुई थी, एक तरफ से वहाँ कौन चला गया? रूस चला गया। फिर इनमें युद्ध छिड़ गया वहाँ पे, अमेरिका में और रूस में, दोनों में। देखो क्या हुआ? इससे सोवियत संघ व्यवस्था और भी कमज़ोर हो गई, क्योंकि वहाँ पे युद्ध हो गया तो बहुत सारे संसाधन नष्ट हो गए, ख़त्म हो गए। इससे और ज़्यादा सोवियत सिस्टम जो था वो बिगड़ गया, ढांचा उसका, गरीबी आ गई और ज़्यादा। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिम के देशों से बहुत पीछे छूट गया।
लोगों की इनकम तो बढ़ी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के मामले में क्या हो गया, पीछे छूट गया। फिर इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई, यानी कि हर तरह की जो उपभोक्ताओं की जो वस्तुएं थी, उपभोक्ता यानी कि हमारे यूज की जो भी चीज़ें थी वो उनकी क्या हो गई, कमी हो गई। फिर क्या हुआ, खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया, यानी कि खाने के भी संकट आ गया रूस में, उनको दूसरे देशों से मंगाना पड़ रहा है खाना पीना। तो फिर क्या हुआ, 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः ठहर से गई, रुक गई है पूरी की पूरी व्यवस्था, सिस्टम ठहर गया। यहाँ से आगे अपन इसको कल ही देखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक व्यक्ति आएगा गोरबाचेव नाम का, है ना, फिर वो यहाँ पर कुछ सिस्टम को ठीक करेगा, फिर वो कुछ नीतियाँ बनाएगा। फिर कल कैसे देखते हैं किस तरह से उसका रूस का विघटन होगा, वो कल सारी चीज़ें अपन इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। तख्ता पलट देखेंगे, एक कल तख्ता पलट होगा। तख्ता पलट का मतलब क्या होता है, सत्ता बदल देना, है ना, हाँ, सत्ता परिवर्तन।